नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11 में भौतिक विज्ञान के अध्याय 1 भौतिक जगत के बारे में सीखेंगे और जानेंगे। तो बच्चों, इसकी पहले की कक्षा में हमने देखा कि फिजिक्स क्या होता है, हमने उससे पहले देखा था कि साइंस क्या होता है, और हमने फिजिक्स के बारे में काफ़ी अध्ययन किया कि उसका इस शब्द की उत्पत्ति क्या होती है। फिर हमने लास्ट की कक्षा में आपको देखा था, हम लोगों ने देखा था कि जो दो फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं फिजिक्स के, कौन से याद है आपको? बिल्कुल, यूनिफिकेशन यानी कि एकीकरण और न्यूनीकरण यानी रिडक्शनिज्म के बारे में हम लोगों ने देखा था। आज की कक्षा में हम लोग देखेंगे बच्चों कि हमारे प्रकृति में कौन से फंडामेंटल फोर्सेज हैं, यानी हमारे प्रकृति के मूल बल के बारे में हम लोग जानेंगे। तो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से प्रकृति में मूल बल हैं। देखिए बच्चों, आप देख पा रहे हैं जैसे कि जो हमारे प्रकृति में फंडामेंटल फोर्सेज जो हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है और वो किस तरीके से हमारे प्रकृति में मूल रूप से प्रेजेंट है या वर्तमान में हमारे जो विद्यमान है। दूसरा आगे हम लोग देखेंगे कि प्रबल नाभिकीय बल या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि वीक न्यूक्लियर फोर्स या दुर्बल नाभिकीय बल क्या होता है और ये किस तरीके से हमारे पूरे प्रकृति में ये चारों बल काम करते हैं। तो बच्चों, जैसे कि अभी आपने देखा कि जो 4 फंडामेंटल फोर्सेज हैं, ये जो फंडामेंटल फोर्स हैं बच्चों, जो मूल रूप से बल हैं, जो हमारी प्रकृति में तमाम तरह के बल हैं बच्चों, सबको पता है तरह तरह के बल हमारे प्रकृति में विद्यमान हैं, लेकिन उन सब के पीछे अगर आप देखिए तो यही चारों बल ही काम करता है। इस बल के सिवा कोई ऐसा बल नहीं है जो किसी और बल में काम नहीं करता हो, यानी मूल रूप से हर बल के पीछे कहीं ना कहीं से इन्हीं चारों में से बल जो है आप देखेंगे काम करता है। इसलिए इसको हम लोगों को समझना कितना महत्वपूर्ण है, आप खुद सोच सकते हैं, इस बात को खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमारे हम लोग जितने भी हमारे प्रकृति में वो कौन कौन से बल काम करते हैं उसको हम लोग समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे फंडामेंटल फोर्स जो है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बात करेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, अभी आप कई बार हमने चर्चा कर ली है और ये चूंकि बच्चों ये इतना महत्वपूर्ण बल है कि हर जगह हर समय मतलब सर्वत्र विद्यमान है, जिसको इसीलिए इसको कह सकते हैं ये यूनिवर्सल फोर्स है। इसलिए इसकी बात तो जहाँ फिजिक्स आएगी हर पल आप आप लोग करेंगे ही। सोचिए, तो इसीलिए ये है क्या? फंडामेंटल बल। सोचिए, जो मूल रूप से है, जो सामान्य सी बात है, हमारे खड़े रहने में, बैठने में, हमारे जो प्लैनेटरी मोशन जो हो रहा है, सबके पीछे क्या हमारा दिन रात हो रहा है, सब कुछ जो है सबके पीछे क्या है? ये गुरुत्वाकर्षण बल ही है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि ये हमारा फंडामेंटल फोर्सेज है, ये मूल रूप से हमारे हर जगह पे विद्यमान है। तो बच्चों, इसको समझने में आपको सबको पता है कि क्या होता है। बार बार हमने इससे पहले की कक्षा में भी इसकी चर्चा की और पहले से भी आप जानते हो। तो इसमें बेसिकली होता क्या है? बिल्कुल बच्चों, इसमें तो 2 वस्तुएं होती हैं जिनका अपना खुद का एक द्रव्यमान होता है। तो ये इन दोनों द्रव्यमान के बीच में ये मास जो या ये ऑब्जेक्ट, ये कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है। ये अगर ये दोनों आपस में, ये इसके ऊपर और ये इसके ऊपर क्या लगाता है? एक बल। और वो कौन सा बल लगाता है? बिल्कुल अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, एक दूसरे को आकर्षित करने वाला बल लगाता है। तो ये जो है, और इसके बीच में एक निश्चित डिस्टेंस होता है बच्चों। कौन सा? वो डिस्टेंस को हम कितने उसमें करेंगे? r के रूप में उसको डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये जो है एक निश्चित दूरी पे अगर मान लीजिए रहते 2 वस्तुओं, तो ये आपस में एक दूसरे पे बल लगाते हैं और वो बल होते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, आपको पता है।
और ये ही बच्चों, ये तो हो गया कि आर डिस्टेंस पे, यानी कि यहाँ पे हम बैठे हैं और कोई कहीं पे भी बैठा होगा। ये इतनी लॉन्ग रेंज फोर्स है बच्चों, ये इसके आप इसे अंदाज़ा लगाइए कि ये अगर हम यहाँ कोई दूसरी जगह, तो उनके बीच में कोई ना कोई बल लग ही रहा है। वो बल भी क्या है बच्चों? गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि हर एक वस्तु दूसरे वस्तु पे क्या लगा रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। वो हम समझ पाते नहीं है, लेकिन वो हमेशा एक दूसरे से हम लोग एक इसी बल से कहीं ना कहीं से जुड़े हुए होते हैं बच्चों। तो ये सोचिए कि ये कितना इम्पोर्टेंट बल है। लेकिन बच्चों अगर हम इसकी बात करें कि इसकी इंटेंसिटी की, तो इंटेंसिटी की बात करें तो इसकी जो इंटेंसिटी है बहुत ही कम बोली जाती है कि इंटेंसिटी, इसकी रेंज बहुत, रेंज तो ऐसे कहने का है कि ये बहुत पूरे ही यूनिवर्सल है, पूरे जितनी भी यूनिवर्स है सब में विद्यमान है। इसमें तो कोई नहीं, डिस्टेंस पे कोई असर नहीं है, मतलब डिस्टेंस का तो रहता है असर इसके, क्योंकि ये फॉर्मूला आप देखो, आप जानते हो, बार बार बात करेंगे, m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो निश्चित रूप से जब r बढ़ेगा घटेगा तो इसके फोर्स पे इस पे असर तो पड़ेगा, लेकिन कुछ न कुछ बल तो इनके बीच में ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगते ही हैं। इसकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये एक वस्तु जो दूसरे वस्तु पे जो बल लगाते हैं, इसमें कोई इंटरवीनिंग मीडियम या इसके बीच में जो मीडियम है, इससे कोई मतलब नहीं है कि इसके बीच में कौन सा मीडियम है, कौन सा माध्यम है, किस तरह का, उससे कोई मतलब नहीं। ये इंडिपेंडेंट है, इस बात से इंडिपेंडेंट है कि इसके बीच का जो इंटरवीनिंग मीडियम है वो क्या है। तो इसके एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ गुरुत्वाकर्षण बल में ये बात का भी है, ठीक है। तो ये जो बल बच्चों थोड़ी सी वीक होती है कंपैरेटिवली किसके, अभी हम जो आगे के बल के बारे में बात करते हैं उसके आप कहेंगे तो थोड़ा सा वीक रहेगा, लेकिन है कितना, सर्वत्र विद्यमान है। और इनके ध्यान दीजिएगा कि इनके बीच में कोई इंटरवीनिंग मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और ये दो वस्तुओं के बीच में, और हमेशा एक बात ध्यान देने वाली, हमेशा जो ये बल होता है वो आकर्षित करने वाला ही होता है। क्यों? क्योंकि अभी जब हम आगे की फोर्स पढ़ेंगे तब इस बात को समझेंगे कि ये क्यों हमेशा आकर्षित करने वाला ही बल होता है। और आगे जो हम फोर्स पढ़ेंगे या बल पढ़ेंगे वो उसमें आकर्षण भी होगा, प्रतिकर्षण भी होगा। वो किस तरह का बल होता है बच्चों? बिल्कुल, जब हम आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि वहाँ पे आकर्षण और प्रतिकर्षण यानी अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों बल काम करता है। तो आइए चलिए देखते हैं हमारे दूसरे फंडामेंटल बल के बारे में, और वो है आपका कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो बच्चों हम लोग देखेंगे अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी कि विद्युतीय चुंबकीय बल के बारे में कि ये क्या होता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी कि विद्युत चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है बच्चों। अब आप इसमें देख सकते हैं विद्युत और चुंबकीय दोनों यहाँ पे बात हुई है। ऐसा बल जहाँ पे विद्युतीय शक्ति भी आपको दिख रही है, विद्युतीय बल भी दिख रहा है, और मैग्नेटिक बल भी या चुंबकीय बल भी आपको दिख रहा है। तो ये कहाँ पे काम करता है, कैसे काम करता है, आइए समझते हैं। बच्चों हम सब लोग जानते हैं कि जितने भी हमारे यूनिवर्स में जितने भी वस्तु हैं, ऑब्जेक्ट हैं या मैटर हैं, जितने भी मैटर्स हैं सभी किस चीज़ से बने हुए हैं? बिल्कुल, एटम से मिलकर बने हुए हैं। ये हम सब जानते हैं। और हम सब लोग जानते हैं कि कोई एटम के कंस्टिट्यूएंट कौन कौन से पार्टिकल हैं। बिल्कुल, सब जानते हैं कि उसका जो न्यूक्लियस है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, और उसके अराउंड क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो है, अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई दो चार्ज बच्चों, अगर हम चार्ज को Q1 और Q2 से डिनोट करते हैं, तो कोई जो वस्तु है और उसके में अगर आवेश होता है बच्चों, देखिए कोई भी मैटर, कोई भी वस्तु जो है, जब तक वो न्यूट्रल रहते हैं, मीन्स सबके बीच में सब में आवेश रहता है, बट वो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लिए रहते हैं, इसलिए वो आवेशित नहीं होता, वो न्यूट्रल फॉर्म में रहता है, ठीक है। लेकिन जब कोई आवेश कण, कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है एक दूसरे के पास में आता है, जैसे कि Q1 और Q2 है,
ठीक है। अगर जब ये रेस्ट पे रहता है, यानी कि विरामावस्था पे जब बच्चों ये रहता है, तब उस समय क्या होता है कि ये जो पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल, इस चार्ज पार्टिकल पर एक बल लगाता है, एक बल लगाता है। और आपने इसको कूलॉम लॉ में अभी पता नहीं पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि नहीं, हम लोग आगे इसको देखेंगे। कोई अगर जो पढ़ा होगा तो बहुत अच्छा है, कोई लेकिन नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, हम लोग आगे की कक्षा में इसको देखेंगे। आप बस इतना समझिए कि ये दोनों के बीच में जो है कूलॉम जी ने, सर एक कूलॉम है, उन्होंने एक लॉ दिया था जिसमें उन्होंने बोला था कि इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है और उस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं बच्चों। नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, क्योंकि नाम समझ से इलेक्ट्रो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि जब चार्ज इज एट रेस्ट, चार्ज रेस्ट पे है, तो उस समय में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों के बीच में लगता है और ये डिपेंड करता है इनके बीच के डिस्टेंस को। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स में हमने देखा था कि जब दो वस्तु जो है आपस एक निश्चित दिशा, निश्चित डिस्टेंस के बीच में रहते हैं तो उनके बीच में बल रहता है, लगता है। उसी तरीके से इनके बीच में भी बच्चों क्या है, बल लगता है। और ये अगर ये पास में है, अगर ये पास में है तो ज़्यादा बल लगेगा, और दूर में है तो जैसे जैसे आर जो है यहाँ पे भी उसी तरीके से बच्चों आप आगे पढ़ोगे उसमें भी 1/4 ऐसे बच्चों ये रहता है, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये अभी आपको बहुत समझ नहीं, बस हम ये आपको बस इसलिए बता रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये। अगर इसको कांस्टेंट माने तो ये जो आर, जैसे वहाँ पे m1 m2 बाई आर स्क्वायर था बच्चों, m1 m2 बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे भी बच्चों एक चीज़ कॉमन यही है कि ये यहाँ पे ये नीचे आर है, ये भी डिस्टेंस पे इसी तरीके से निर्भर करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r स्क्वायर का, उसी तरीके से जैसे ग्रेविटेशनल। लेकिन अंतर ये है कि ये काफ़ी स्ट्रांग है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है, वो अभी हम आप समझते हैं। अभी आप इसको समझो कि ये भी डिस्टेंस पे उसी तरह से निर्भर करता है जैसे कि हमारे बिल्कुल ग्रेविटेशनल फोर्स में करता है। लेकिन बच्चों अंतर वहाँ ये है कि जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। जब हम वहाँ पे जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स जिन वस्तुओं, जिन ऑब्जेक्ट्स के बीच में काम होते हैं, वो दोनों ऑब्जेक्ट जो न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि उनके जो मास है ना, मास न्यूट्रल है, मास में कोई चार्ज नहीं है, द्रव्यमान पे कोई आवेश नहीं है रहता है, तो इसलिए उनके बीच में तब ग्रेविटेशनल फोर्स करता है। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे आवेश है, यहाँ पे चार्ज है, और वो चार्ज अगर आप कूलॉम्स लॉ में पढ़ेंगे या जानते होंगे कि अगर ये दोनों चार्ज जो है सेम नेचर के यानी समान प्रकृति के होते हैं, यानी कि अगर ये दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज रहेंगे तो भी ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल मतलब प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। और अगर ये दोनों जो है नेगेटिव होंगे तो बिल्कुल तब भी ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन जब एक पॉजिटिव रहता है और एक नेगेटिव रहता है और ये इन दोनों का एकदम एक ही बराबर अगर चार्ज रहता है बच्चों, इन दैट केस, तो ये क्या होता है बच्चों, बिल्कुल बराबर रहता है, बट इनका जो है एक नेगेटिव चार्ज रहेगा, एक पॉजिटिव चार्ज रहता है। इसके बाद में कह रहे हैं जब पॉजिटिव और नेगेटिव रहेगा तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, अट्रैक्ट करते हैं, तब वो उनके में अट्रैक्शन होता है यानी कि आकर्षित होते हैं। तो ये, लेकिन इस बात को आप समझिए कि ये रेस्ट की बात हो रही है कि ये तब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बस यहाँ पे काम कर रहा है। लेकिन जब यही चार्ज जब मूव करता है बच्चों, व्हेन दिस चार्ज स्टार्ट्स टू मूव, जब ये चलने लगते हैं, ये यहाँ मूव करने लगता है, तो उसमें एट दैट टाइम, उस समय इस चार्ज में क्या क्रिएट करता है, ये आवेश जो है बिल्कुल अपने अराउंड बच्चों, इसके अराउंड में क्या क्रिएट होने लगता है जब ये मूविंग पार्टिकल बन जाता है बच्चों। वो डिपेंड करता है कि किस दिशा में, वो अलग आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन क्या क्रिएट करने लगता है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या करने लगता है, बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड अपने अराउंड में क्रिएट करने लगता है, उत्पन्न करने लगता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों मतलब बिल्कुल चुंबकीय क्षेत्र अपने इसके डेवलप हो जाते हैं, उत्पन्न होने लगते हैं जब ये मूविंग चार्ज होते हैं, ठीक है।
तो ऐसे केस में क्या होता है, यानी कि आप ये समझ के रखिए कि जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट, जब तक चार्ज रेस्ट पे है तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, लेकिन जब मूविंग चार्ज रहते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्स के साथ साथ में, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, जो मैग्नेटिक फील्ड इसके मूव करने से जो डेवलप होता है वो इनके इस चार्ज पे क्या करता है, बिल्कुल चुंबकीय बल लगाता है। एक बल लगाता है, वो कौन सा बल रहता है, चुंबकीय बल लगाता है। यानी कि ये जो है इनका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, यानी ये जब मूविंग चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो यानी जहाँ चार्ज है बच्चों वहाँ पे मूविंग चार्ज है, वहाँ पे बिल्कुल ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम करता है। तो इस बात को आप समझिए। और यहीं यहाँ अंतर यहाँ इन दोनों में, इसमें और मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फोर्स में ये है कि वहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स हमेशा रहता है और यहाँ डिपेंड करता है कि चार्ज का कौन सा आवेश है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स इसमें लगता है। और एक चीज़ इसमें आप समझिए, जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये करीब हमारे किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल से कितने स्ट्रांग होते हैं बच्चों, 10⁻36 टाइम्स। मतलब ये क्या, जब अगर बच्चों सेम डिस्टेंस पे ही कोई मास दो रखा, सेम डिस्टेंस पे ही बच्चों अगर दो मास हैं, आप इधर से समझिए, अगर सेम डिस्टेंस पे ही कोई दो मास है m1 m2, और अगर हम इसको r बताते हैं, r डिस्टेंस पे ही, और इसी तरीके से अगर दो चार्ज हैं बच्चों q1 और q2 और इसके बीच का डिस्टेंस r है, मतलब प्रोटॉन्स अगर मान लीजिए एग्जांपल के रूप में, अगर दो प्रोटॉन्स यहाँ पे हैं सेम अगर चार्ज रहेंगे तो उसके बीच में जो क्या होगा बच्चा, बिल्कुल रिपल्सिव, जो रिपल्सिव फोर्स हैं अगर ये r बराबर हैं तो उस डिस्टेंस, उस कॉमन डिस्टेंस के लिए अगर हम बात करें तो ये इन दोनों के बीच में जो फोर्स है ऑफ रिपल्सन है वो इट विल बी अराउंड 10⁻36 टाइम्स, यानी कि 10 के पावर 36 यानी 36 बार आप 10 को मल्टीप्लाई करो, यानी कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स। और एक बात ये भी कॉमन है हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में कि यहाँ पे भी कोई इंटरवीनिंग मीडियम काम नहीं करता है। समझ रहे हैं, ये चीज़ हमारे इनमें दोनों में कॉमन है। तो हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के। अब आगे हम लोग नेक्स्ट फोर्स के बारे में जानते हैं, तो वो हमारा रहेगा क्या, हम लोग देखेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। और बच्चों जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स में कि वो उसकी रेंज क्या है, कितनी दूरी तक काम करता है, कि वो बिल्कुल इनफाइनाइट यानी अनंत डिस्टेंस पे भी काम करता है। वही चीज़ हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में भी है कि यहाँ पे भी बिल्कुल ये इनकी भी रेंज इनफाइनाइट है, यानी कि अनंत है। और एक चार्ज दूसरे चार्ज पे अगर दूरी होती है, जैसा भी आप जानते हैं दूरी बढ़ने से उसकी फोर्स भले कम हो जाए लेकिन ये काम करता है अनंत दूरी पर भी। ठीक है, तो ये चीज़ इसकी कॉमन है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं हमारे तीसरे मूल बल पे, और जो है क्या, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। देखिए बच्चों, प्रबल नाभिकीय बल या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। तो चलिए हम लोग इसके बारे में देखते हैं। तो बच्चों हम लोग न्यूक्लियस, जैसे कि नाम ही सजेस्ट हो रहा है, प्रबल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स यानी प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है, प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर यानी नाभिकीय बल। नाम ही आपको बता रहा है। तो नाभि मतलब न्यूक्लियर, यानी कि न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहा है बच्चों। अब बताइए न्यूक्लियस के बारे में आप क्या जानते हो? बिल्कुल सबको पता है कि एटम, कोई एटम होता है, इसमें बीच में ये न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ये सब आप लोग सब लोग जानते हो। तो ये जो है इसमें आपको ये भी पता है कि न्यूक्लियस के अंदर में क्या क्या होता है। बिल्कुल आप सब जानते हो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अब बताइए आप लोग कि एक ही प्रोटॉन और एक ही न्यूट्रॉन तो होगा नहीं बच्चों,
तमाम कई इनफाइनाइट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स इसके बीच में डिपेंड करता है कि वो एटम कितना बड़ा है, क्या है, वो आप जानते हो। तो अब आप बताइए कि जब इसके बीच में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन के भी नेचर तो आपको पता है क्या होता है, न्यूट्रल होता है, लेकिन प्रोटॉन्स तो आप जानते हो कि इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। अब आप बताइए कि जब न्यूक्लियस के अंदर में इतने प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है, तो प्रोटॉन्स और एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के बीच में तो रिपल्सन होना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं बच्चों? बिल्कुल होना ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं? ये प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल करके न्यूक्लियस टूट जाता है, लेकिन नहीं होता है। कभी आपने सोचा है क्यों? बिल्कुल उसका यही जवाब है, ये जो न्यूक्लियर फोर्स, जिसको एक, जब बच्चों फिजिक्स में, हमारी फिजिक्स में होता है क्या है, जब आपको कोई शब्द नहीं मिल रहा है, जैसे कि कौन सा बल, अब ये अलग तरह का बल है जो हर जगह काम नहीं करता है, ये क्या है, स्पेसिफिकली यहाँ काम कर रहा है, कहाँ, न्यूक्लियस के अंदर, इसलिए जो है इसका नाम न्यूक्लियर फोर्स कर दिया गया, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर में हो रहा है, और न्यूक्लियस के अंदर में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो ये रिपल्सन इसलिए नहीं हो रहा है, या ये प्रतिकर्षण प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में इसलिए नहीं हो रहा है बच्चों, क्यों? क्योंकि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स, जो कि ये जो प्रतिकर्षण या रिपल्सिव फोर्स से कहीं गुना ज़्यादा उसकी जो स्ट्रॉन्ग है, जो इनको बांधे हुए हैं, इसलिए फिजिक्स में इसको टर्म दे दिया गया है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यानी कि ये ही वो फोर्स है जो इसको इन दोनों में सेम चार्ज होने के बाद भी ये उसको न्यूट्रल मतलब इग्नोर होता है उसमें, क्योंकि उसकी तुलना में ये फोर्स इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि ये इसका रिपल्सन उसके आगे कोई मतलब ही नहीं रखता है। आप समझ के रखिए बच्चों कि आप जानते हो कि न्यूक्लियस ऑलमोस्ट कितने इसके बीच में कितने न्यूक्लियस का कितनी रेंज होती है, ये आप बताइए। बिल्कुल आप जानते हो वो 10⁻⁻14 मीटर से लेके कुछ 10⁻⁻15 मीटर तक की रेंज होती है, मतलब अगर इसका आप रेंज देखिए तो इतना ही है। लेकिन अगर फोर्स का बात करिए कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कितना स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल बच्चों ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का भी 100 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है, सोचिए। लेकिन एक चीज इसमें है कि इसका रेंज जो है कि कितनी दूरी पे काम करता है, ये करीब करीब 10⁻⁻15 मीटर के अराउंड में काम करता है। लेकिन होता क्या है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और जो कि इसको बांधे रखता है। लेकिन इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि ये बिल्कुल ये जो न्यूक्लियस के बाहर में होता है। तो बच्चों अब आप समझ गए कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स किससे स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल ये ग्रेविटेशनल फोर्स से तो स्ट्रॉन्ग है ही है, ये जो है करीब 100 टाइम्स 100 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी ज़्यादा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आप लोग अब जो है अगला फोर्स हम लोग जो देखेंगे वो हम लोग देखेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स। जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के, हम वहाँ पे देखेंगे क्या बच्चों, वीक न्यूक्लियर फोर्स, जिसको दुर्बल नाभिकीय बल भी कहते हैं। तो चलिए आइए बच्चों हम लोग इसी न्यूक्लियस से इस बात को समझते हैं कि ये दुर्बल नाभिकीय बल क्या होता है। बच्चों जैसा कि नाम ही समझ आ रहा है, दुर्बल वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये भी हो रहा है न्यूक्लियस के बीच में ही, लेकिन ये वीक है, काफ़ी वीक है किसके, इसके तुलना में न्यूक्लियर फोर्स के ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की तुलना में ये बहुत ही वीक न्यूक्लियर फोर्स है। और वो क्या है बच्चों, होता क्या है कि कभी कभी जब आप आगे पढ़ेंगे उसमें अल्फा डी के बीटा डी के जब आप उसमें पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस जब अनस्टेबल हो जाता है उसमें, तो एक बीटा डी के अगर होता है, बीटा डी के की आप बात पढ़ेंगे बच्चों आगे चल के, तो उसमें आप देखेंगे कि जब बीटा डी के होता है तो उस दौरान जो इस न्यूक्लियस में बच्चों इलेक्ट्रॉन और उसके साथ में एक न्यूट्रल चार्ज भी आता है, वो उसको न्यूट्रिनो कहते हैं सर बच्चों, और जिसमें न्यूट्रिनो, और
उसमें जनरली मास भी नहीं होता, कोई द्रव्यमान भी नहीं होता है, लेकिन मान के चलते कि वो इलेक्ट्रॉन के साथ में वो भी डीके होता है, वो भी साथ में निकलता है। तो ये जो फोर्स होता है, जो ये बीटा डीके के दौरान जो फोर्स उसमें आता है बच्चों, जो बल लगता है वही होता है उस दुर्बल बल होता है, वो काफ़ी कमज़ोर, मतलब इसकी तुलना में कमज़ोर होता है, लेकिन ये भी समझिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स से वो बल ज़्यादा लगता है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से काफ़ी कम रहता है। और बच्चों जैसे कि ये आप इसकी रेंज तो करीब 10⁻⁻15 मीटर है, इसकी रेंज बच्चों और भी कम है, और वो है आपका 10⁻⁻16 मीटर तक की रेंज होती है। किसमें बच्चों? वीक न्यूक्लियर फोर्स में। किसमें? वीक या दुर्बल नाभिकीय बल में। ठीक है बच्चों, दुर्बल नाभिकीय बल में 10⁻⁻16 डीके मीटर तक की उसकी करीब करीब रेंज होती है। तो बच्चों अब हम लोग एक बार इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि एक कंपेयर कर लेते हैं जो अभी तक हमने डिस्कशन किया है कि कौन ये जो चारों बल के बीच में। तो चलिए इस टेबल के माध्यम से एक बार फिर से हम लोग इसको रिवाइज करते हैं। तो बच्चों देखिए, आप यहाँ पे जब ये आपकी पाठ्यपुस्तक में भी बच्चों ये टेबल दिया गया है, आप उसको भी देख सकते हैं अगर आपके पास किताब हो, नहीं तो यहाँ पे देखिए जो गुरुत्वाकर्षण बल है बच्चों, वो उसकी जो अपेक्षित प्रबलता देखिए, मतलब प्रबलता देखिए कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है, रिलेटिव इंटेंसिटी बच्चों करीब उसकी कितनी है 10⁻⁻39 अगर है, और उसकी रेंज जो है क्या है अनंत है। यानी कि हम जैसे बात कर रहे हैं कि एक बल कहीं पे भी कोई दूसरा भी वस्तु रहता है उसके बीच में बल लगाता अनंत है, और किसके बीच में लगता है? विश्व में स्थित सभी पिंड के। उसी तरीके से आप दुर्बल नाभिकीय बल के बारे में जो हम लोग अभी वीक न्यूक्लियर फोर्स के, उसकी अपेक्षित प्रबलता बच्चों देखो कितना है 10⁻⁻13। इसकी रेंज जो है बच्चों कितनी है? रेंज मतलब कितनी दूरी पे ही काम करता है, बहुत कम। और अवनाभिकीय आप इसका देखिए तो वही जो हमने बात किया 10⁻⁻, अप्रॉक्स करीब बच्चों 10⁻⁻16 मीटर में। और ये किसके बीच में काम करता है बच्चों? कुछ मूल कण होते हैं जो विशेषकर इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन, जो कि हम अभी बात किए हैं न्यूक्लियस में जब बीटा डीके खासकर वो होते हैं, तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे समझेंगे। चलिए फिर ये है कि विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसकी रेंज, इसकी अपेक्षित प्रबलता आप देखिए 10⁻⁻2 है, और जैसा हमने देखा था कि इसकी रेंज कितना है बच्चों? अनंत है बिल्कुल। और ये किसके बीच में लगता है? आवेशित कण में लगता है। ठीक है, फिर ये जो प्रबल नाभिकीय बल के बारे में अगर देखें तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि प्रबल नाभिकीय बल जो है अगर 1 है तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है 10⁻⁻39 है। और हमने देखा था क्या कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है और गुरुत्वाकर्षण बल से करीब बच्चों कितना 10⁻36 गुना ज़्यादा पावरफुल था, हमने देखा था। यहाँ से भी आप करीब देख सकते हैं, यहाँ के हिसाब से 10⁻37 है, तो करीब आपको बात हुई है। और यहाँ पे आप देखिए इसकी रेंज क्या है, परास क्या है, वो लघु है, उसकी बहुत ही कम मतलब कम है, लेकिन वो दुर्बल नाभिकीय बल से ज़्यादा है। और इसका नाभिकीय माप कितना है बच्चों? करीब 10⁻⁻15 मीटर है। और किसके बीच में लगता है? ये न्यूक्लियस मतलब बच्चों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को न्यूक्लियस कहते हैं, या भारी मूल कण में ये लगता है। तो बच्चों उम्मीद है कि आप हमारे प्रकृति में जो 4 फंडामेंटल फोर्सेज हैं, जो हमारे प्रकृति के मूल बल हैं, उसको आपने भली भांति अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम लोग मिलेंगे अगली कक्षा में स्कोप और एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स के साथ में। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फिजिक्स का आनंद उठाते रहिए। फिर मिलेंगे, नमस्कार।